नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा तो ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हम उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस के देहरादून निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने मसूरी के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया। प्रकाश जोशी ने कहा कि नगर पालिका मसूरी में 13 वार्ड है और कांग्रेस पार्टी की ओर से 13 वार्डों में 13 सशक्त कमेटी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि उत्तराखंड के नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा सभी सीटों को जीतने का काम करे। ऐसा लग रहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हमारा जो संगठन का ढांचा होना चाहिए, 13 वार्ड हैं तो 13 कमेटी होनी चाहिए, सशक्त कमेटी होनी चाहिए, और उसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटी, और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो पार्षद जीत कर आए या नहीं भी जीत पाए, उन उम्मीदवारों पे फोकस थी। अगले 7-8 दिन के अंदर, लगभग 13 तारीख तक, 14 तारीख तक, हम 13 के 13 वार्डों के अंदर एक सशक्त कमेटियां बनाएंगे, वार्डों की बैठकें होंगी, और उसके बाद जो वहां उस वार्डों के कांग्रेस जन हैं वो मिलकर तय करेंगे कि वहां कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और इसी तरह पूरे कांग्रेस के कांग्रेस जन, पूरे नगर के कांग्रेस जन सामूहिक रूप से ये तय करेंगे इस बार यहाँ चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा। दूनवासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आढ़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी शिफ्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आढ़त बाजार स्थित है, और आढ़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स, और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी ने आज प्रदेश में लचर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समीप कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विनोद नेगी की मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का आरोप लगाया। विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, बावजूद इसके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो लचर व्यवस्था चल रही है प्रदेश में, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन वहां पर किया था। और इसी क्रम में आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय चकराता से विधायक भी हैं, आदरणीय भी जो है प्रीतम सिंह जी, उन्होंने भी वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया। और
इन सब बातों से जाहिर होता है जब हमारे प्रदेश के जो हमारे सीनियर नेता लीडर्स हैं जब इस तरह के वो धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य मंत्री जो आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, उनका जो है जिस तरह से विभाग में आप देख रहे होंगे कि लचर व्यवस्था चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कई खामियां देखने को मिल रही हैं। धन सिंह रावत जी का पत्र दान किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो उनके पास विभाग है स्वास्थ्य और शिक्षा, उन्होंने दोनों में ही कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि जनहित या जनहित में हो। क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास था, वो अभी तक छात्र संघ चुनाव महाविद्यालयों में नहीं कर पाया, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। और स्वास्थ्य सेवाएं आप दे सकते हैं किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मतलब एक व्यक्ति को, मतलब ये जो हमारे अस्पताल खोले गए रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब उस लायक नहीं है और उनको तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब ये स्वास्थ्य और शिक्षा इनके चलाना इनके बस की नहीं रहा। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर से नगर पालिका चेयरमैन पद के बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी के बयान से माहौल गर्मा गया है। चेयरमैन पद के बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आरिफ खान ने। जसपुर नगर पालिका चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस ठंड के मौसम में भी प्रत्याशियों में गर्मी दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं हमारे, और तीखे सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जसपुर नगर पालिका चेयरमैन बसपा के प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी हैं, जिनसे तीखे सवाल होंगे और मुद्दों पे सवाल होंगे। वसीम जी, आपका स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा ये सवाल है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप, क्योंकि मैंने आपकी जनसभाएं भी देखी हैं और जनता का आपको समर्थन मिलता हुआ भी मैंने देखा है। के बीच जा रहा हूं, जैसे कि पार्क, स्टेडियम और तुम्हारा रैन बसेरा और तुम्हारे डिग्री कॉलेज और तुम्हारा रोडवेज अड्डा, तुम्हारे इन्हीं मुद्दों पे मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ युवाओं की बहुत अच्छी भारी टीम है और मैं इंशाल्लाह इस चीज में आगे बढ़ूंगा। वसीम जी, मेरा एक तीखा सवाल है कि आप मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। जी। चुनाव करीबी है जी। जनता ने पहले भी 3 बार आपके ही परिवार से आपके ताऊ जी को आजमाया, मगर जनता के साथ उन्होंने जिस तरीके से छलावा किया, फिर आपको किस रूप में देख रही है जनता? देखिए, वो जो जनता ने 15 साल दिए हैं, वो युवाओं की नब्ज नहीं पकड़ पाए और वो युवाओं की नब्ज पकड़ने में मैं सक्षम हो गया हूं और इंशाल्लाह मैं उनको लेके चल रहा हूं साथ में। और मुझे पता है कि युवा जब साथ है तो मुझे कामयाबी भी मिलेगी। सोच ये है कि युवाओं को आज मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अच्छाइयां दिख रही है जो युवा मेरे साथ चल रहे। जसपुर के अंदर अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो फ्री इलाज नशा मुक्ति केंद्र का होगा। हमारे बच्चों में इस टाइम सबसे ज्यादा नशा की मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और मैं तो भविष्य में यही चाहूंगा कि इस नशे को मैं जसपुर से खत्म कर दूं। 2-3 ठेकेदार हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, उनको ही काम मिलता है, बाकी ठेकेदार बेचारे परेशान हैं। जो गरीब लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए गए, तो बेचारे किस मुंह से चेयरमैन से काम मांगे और वो किस मुंह से 55% या 40% दें। उन्होंने काम ही करना छोड़ दिया, वो मजदूरी कर रहे हैं आज। ये हमारे साथ थे वसीम सिद्दीकी। आता हूं तो भ्रष्टाचार के अड्डे को खत्म कर दूंगा और जनता की सेवा करूंगा और जसपुर की तस्वीर बदल दूंगा। आरिफ खान, जसपुर, जिला उधम सिंह नगर। बिंदुकत्ता क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रगतिशील किसान समिति ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन तहसील कानूनगो को सौंपा। प्रगतिशील किसान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि बिंदुकत्ता की लगभग 80,000 की आबादी जो वर्षों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, लंबे समय से वन अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम घोषित होने की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके संदर्भ में वन अधिकार समिति ने आवेदन पेश किए, जिसकी रिपोर्ट भी जिलाधिकारी ने शासन को प्रेषित कर दी है। इसके बाद समिति ने बीते दिनों मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया था। यही नहीं, राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री घोषणा भी आज तक अपूर्ण ही है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए बिंदुकत्ता को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। राजग्राम बनाया जाए। देखो, बिंदुकत्ता राजस्व ग्राम का जहाँ तक सवाल है, बिंदुकत्ता राजस्व ग्राम के लिए जो हमारी वन ग्राम समिति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो है
बिंदु हत्या के राजस्व की प्रक्रिया की दिशा में एक अच्छा कदम है और हमारा भी सरकार से स्पष्ट रूप से कहना है कि बिंदु जिस तरह से हल्लूचौड़ राजस्व ग्राम है और हमारा शांतिपुरी राजस्व ग्राम है, ठीक उसी तरह का राजस्व ग्राम हमको बिंदु हत्या को भी चाहिए। लेकिन थोड़ा भिन्न वाला नहीं चाहिए, जिसमें जो है आम आदमी को उसकी जो है मतलब ये नहीं लगे कि भैया हमारा राज्य कुछ भिन्न हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे भट्टी हैं और जो अन्य हमारे पदाधिकारी हैं कि इस तरह से ये दिन रात एक करके बिंदु हत्या के भविष्य को देखते हुए राजस्व ग्राम की प्रक्रिया में अपने लगे हुए हैं और शासन स्तर पर ये प्रक्रिया जा चुकी है। तो हमारा भी सरकार से निवेदन है कि यथाशीघ्र जो है लोगों की भावना के अनुरूप बिंदु हत्या को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाए। जिस तरह से जो है हल्लूचौड़ है, शांतिपुरी है, उससे उसी तरह का राजस्व ग्राम हम आपको मिल जाएगा। हम वनाधिकार बिंदु हत्या वनाधिकार समिति के सदस्य हैं और हमारे साथी लोग प्रहलाद धामी जी, आदित्य जी, कोरंगा जी, विकास प्रागंडी जी। तो हम लोग बिंदु हत्या को राजस्व ग्राम बनाने की अधिसूचना जारी करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को पुनः एक प्रत्यावेदन आज हमने दिया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से। पूर्व में 21 अक्टूबर को हमने मुख्य सचिव मैडम राधा रतोड़ी जी को एक ज्ञापन दिया था। उस पर उन्होंने माननीय सचिव राजस्व को आदेश कर दिया था कि इसकी अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करें। तो उसी के प्रत्यावेदन में दिया है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इस अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन पुनः उनके ध्यानाकर्षण हेतु दिया है। लोहाघाट के ठाड़ा-ढूंगा क्षेत्र में रहने वाला 28 वर्षीय युवक दीपक सिंह बोरा अपने हिटलर मार्केट गैराज से अचानक लापता हो गया। परिजनों ने लोहाघाट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक का कुछ पता नहीं लगा पाई है। शनिवार को लापता युवक के परेशान मां, बाप और भाई अन्य लोगों के साथ लोहाघाट थाने पहुंचे और पुलिस से उनके लापता बेटे को जल्द ढूंढने की मांग की। युवक के माता पिता ने पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं जांच अधिकारी एसआई कुंदन बोहरा ने बताया कि पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। हम तो कह रहे हैं ढूंढो करके, इन्हें तो एक कैमरा भी चेक नहीं किया। चंपावत का भी, चंपावत में है, आगे चलती में है, टनकपुर में है, कहीं ना कहीं तो पता चलता ही। इन्होंने कहीं भी कुछ नहीं करा। आप कह रहे हैं हम एक ही केस तो है बल हमारे पास, तो आप हम कह रहे हैं ढूंढो और क्या कहते हैं, हम तो कह रहे हैं इनसे ढूंढो कहीं। आप पता 26 का FIR लिखा है, ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर, हमारा एक ही काम थोड़ी, हम कहाँ दे रहे हैं, एक ही काम थोड़ी है। कह रहे तुम देखो आज 13 दिन हो गए, तो हम ये चाह रहे हैं इनको वो करो करके, वो कह रहे हैं एक ही काम थोड़ी है। कह रहे हम कहाँ जाएंगे, एक ही काम थोड़ी है। विकासनगर में पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने ग्रीन हर्बल नाम की कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की। ये ग्रीन हर्बल कंपनी छरबा लांघा रोड के इंडस्ट्रियल एरिया पर स्थित है। यहां हर्बल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बनाई जा रही थी। औषधि विभाग, पुलिस और नारकोटिक्स की संयुक्त टीम ने मौके से नशे की प्रतिबंधित दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने कंपनी मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं 3 लोगों को मौके से अरेस्ट किया गया है। ANTF देहरादून व सहसपुर थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई भी की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी तमंचे का भय दिखाकर अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैंगस्टर एक्ट के साथ ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस द्वारा कुल 6 कंट्री मेड वेपन और 6 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो ये अपराधी हैं बहुत ही शातिर अपराधी हैं और 2 यहाँ गैंग बनाकर काम करते हैं। पूर्व में इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। एक वारदात में कुल 4 अभियुक्त है, जिनमें मंकू उनका मतलब गैंग लीडर है, जिसने
के साथ 3 अन्य साथी के साथ हमने गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। 3-7 के मुकदमे दर्ज हैं और इनके सोशल मीडिया पर आए दिन फायर करते हुए लोगों को धमकाने के पूर्व में भी इस तरह की वारदात आई है, जिनमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे। आज इनको एक मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य घटना में 2 लोग हमने और गिरफ्तार किए हैं, जिनसे भी हमारे द्वारा अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। 2 अलग अलग काशीपुर के आरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में बिना परमिट ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वाहनों को टीएसआई ने लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया है। उन्होंने कहा कि जो बिना परमिट की गाड़ी रोडों पर दौड़ रही है, इस तरीके की किसी भी गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिन गाड़ियों का समय निकल चुका है, या तो उसकी स्वामी गाड़ी का समय बढ़वाएं, अन्यथा गाड़ी को रोड पर ना चलाएं। जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं, उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है। और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता है, ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से, उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है। हम अपनी टीम के साथ परिवहन विभाग ये कार्य करता है। चमोली जिले में संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज पटियालधार गोपेश्वर को अब पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के संचालन की अनुमति मिल गई है। शासन की ओर से कॉलेज में 25 सीटों के साथ एमएससी नर्सिंग की कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार आगामी सत्र से यहां एमएससी नर्सिंग की कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। राजकीय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता कपूरवाण ने बताया कि शासन की ओर से कॉलेज को कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ऑब्स एंड गायनी, चाइल्ड हेल्थ और मेडिकल सभी ट्रेड में एमएससी नर्सिंग कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। हमारे नर्सिंग कॉलेज चमोली को पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के निर्देशन में। और हम लोगों को एमएससी नर्सिंग की 25 सीट्स मिली हैं, जो कि कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, मेडिकल, सर्जिकल में और अदर 3 और स्ट्रीम्स होती हैं। इसमें हमें टोटल 25 सीट्स मिली हैं और इसी सत्र से ये 24-25 से हम एमएससी नर्सिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पीजी कॉलेज के निर्माण के लिए भी जीओ जारी हो चुका है और बहुत जल्दी निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने लोहाघाट डिपो की बदहाली के लिए रोडवेज अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन निगम के अधिकारियों की लापरवाही से पर्याप्त मात्रा में बसों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और जो पार्ट्स आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। पार्ट्स लगने तक खराब हो रहे हैं। कई बसें स्पेयर पार्ट्स न मिलने से कार्यशाला में खड़ी हो गई है, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा, रोडवेज प्रबंधन यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए जुगाड़ कर बसों को चला रहा है। उन्होंने कहा, यदि रोडवेज के अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। और परिवहन विभाग को नई बसें दी गई हैं और इसके साथ ही अन्य पार्ट्स और टच की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, आरएम और एआरएम, इनकी लापरवाही को देखते हुए जो हमारे यात्री हैं, इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गाड़ियां रोडवेज बस अड्डे से बाहर निकलते ही खराब हो जा रही हैं। कोई 1 किलोमीटर में, कोई 10 किलोमीटर में, कोई 25 किलोमीटर के अंदर बहुत सारी शिकायत आ रही है कि हमेशा गाड़ियाँ खराब दे रही हैं। और वहाँ मालूम किया गया तो वर्कशॉप में, और ये सुनने में आ रहा है कि जो इनके पार्ट्स आ रहे हैं, पार्ट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं और इनसे बार बार शिकायत करने के बाद भी, और जो आरएम और एआरएम हैं, इनके द्वारा जो यहाँ के कर्मचारी हैं परिवहन विभाग के, इनको काफ़ी परेशान भी किया जा रहा है और तुगलकी फरमान जारी कर करके इनको परेशान किया जा रहा है, जिसकी परिवहन विभाग बिल्कुल जो अभी यहाँ का लोहाघाट डिपो का है, अच्छे इनकम ऑफ सोर्स के साथ प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान में हमेशा आते रह रहा है। और इनका यही है कि परिवहन विभाग को कैसे हम घाटी बनाएं और कैसे बंद करें। और अगर परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों का यही रवैया रहा तो इनकी शिकायत उच्च अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा और नियम नहीं माने तो इनके खिलाफ, परिवहन विभाग के खिलाफ जनता को। औली में होने वाली शीतकालीन गेम्स की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित शीतकालीन गेम्स से पहले प्रशासन वहां तैयारी पूरी कर लेगा। इसे लेकर संबंधित विभाग के साथ आवश्यक बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक संसाधन वहां पर जुटाए जाएंगे। आपको बता दें कि अगर सही समय पर औली में बर्फबारी होती है तो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सीनियर नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में किया जाएगा। शीतकालीन गेम्स औली के जनवरी लास्ट वीक में प्रस्तावित हैं और उसकी आगामी हफ्ते में हम बैठक करने वाले हैं। क्योंकि अभी GMVL का रोपवे भी संचालित नहीं है तो वहाँ खिलाड़ियों की संख्या को सीमित करने के लिए एक हमने प्रस्ताव भेजा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन को, और प्रयास रहेगा कि जो सड़क मार्ग है वहाँ पे वो निरंतर सुचारू रहे। उसके लिए PWD और BRO को निर्देशित कर दिया गया है कि आवश्यक संसाधन वहाँ जुटा लिए जाएं और आशा है कि ये शीतकालीन खेल औली के सफल रहेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से इसको एंजॉय किया। अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां ठंड का असर तेज होने लगा है। शाम को तेज हवा चलने और रात में पारा गिरने से सुबह और शाम को ठिठुरन बढ़ गई है। अल्मोड़ा में रात का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में यहां 0 या माइनस में दर्ज हो रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम अल्मोड़ा जल्द ही नगर के प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुबह और शाम अलाव जलाने की व्यवस्था करेगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि ठंड से राहत देने के लिए जल्द ही कदम उठाया जाएगा। शीत ऋतु में नगर निगम द्वारा पूर्व से ही जो हमारा रैन बसेरा है उसको व्यवस्थित किया जाता रहा है, जिस क्रम में रैन बसेरे में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसमें गर्म पानी की व्यवस्था, हीटर, गीजर और साफ पीने पानी की व्यवस्था, इसके अलावा वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में जो हमारे यहाँ पर कम्यूटर्स हैं, आगंतुक हैं जिनकी आवाजाही ज़्यादा रहती है, उन स्थानों का चयन करते हुए उनमें अलाव जलाए जाने की व्यवस्था भी की। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इससे प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 2-4 डिग्री की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की भी संभावना है, जबकि जो 8 तारीख को खास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में और 9 तारीख तक चलेगी। तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।